अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है ये 9 है कि फाइंड एक्स वाई एंड जी एंड डब्ल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनमें से हमने एक्स वाई जी और डब्ल्यू जो है ये फाइंड करना है। स्टूडेंट चूँकि यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर ये इसकी जो पोजीशन है ये A11 है और यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या है A11 है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से ये सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करते हुए हमने एक्स वाई जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स इक्वल टू स्टूडेंट कैसे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 इक्वल, ठीक है, 0 इक्वल टू 0 है, 0 इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, y इक्वल टू 2। इसी तरीके से जो है ये z इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 के, और इसी तरीके से जो w है ये इक्वल किसके आ जाएगा, 4 के। इसी तरीके से यहाँ पे इसका बी पार्ट है, इसमें भी सेम एज इट इज़ है कि दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। 0 0 के बराबर है, x किसके बराबर आ जाएगा, 4 पे, x इक्वल टू 4। इसी तरीके से y इक्वल टू 1। यहाँ पे स्टूडेंट y और यहाँ पर भी y दिया, ये जस्ट सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए y इक्वल टू y छोड़ देना है। और z इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के, और यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि 0 इक्वल टू 0 है, 2 इक्वल टू किसके आ जाएगा, w के, यानी कि 2 इक्वल टू w के, या हम इसको लिख सकते हैं कि w इक्वल टू 2 के है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक्स वाई वाई जी और ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और ये इक्वल एक थर्ड मैट्रिक्स के हैं। इनमें से हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यानी कि इसमें एक्स क्या है, वाई क्या है और जी क्या है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम पहले एडिशन के क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने क्या करना है कि जस्ट इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लेना है। तो इनको ऐड कर लेते हैं, एक्स प्लस 2x, वाई प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, वाई की इक्वल आ जाएगा, और y प्लस 3y, और इसी तरीके से z प्लस माइनस माइनस 4z के आ जाएगा। ये एज इट इज मैट्रिक्स को लिख लेना। अब इनको हल करना है, 2x और 1x ऐड करने से 3x हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 0 रह गया, y और 3y 4y, 4z में से प्लस का 1z माइनस कर देंगे तो ये माइनस का 3z रह जाएगा। हमारे पास एज इट इज ऊपर वाला क्वेश्चन बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह, कि दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि 3x इक्वल टू 6, तो यहीं पर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू 6, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 are 3 2 are 6, तो x का आंसर क्या आ गया, 2। यहाँ पे y की वैल्यू देखते हैं कि 4y इक्वल टू 8 क्या आ जाता है, 4y इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 8 डिवाइडेड बाय जो है ये 4 आ जाएगा, 4 1 are 4 और 4 2 are 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसी तरीके से 3z इक्वल टू जो है ये माइनस 3z इक्वल टू 9 आ जाएगा। z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 9 डिवाइडेड बाय माइनस 3, 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो जो है ये z इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2a प्लस 3b इक्वल टू c फाइंड a। पहले स्टूडेंट इस फंक्शन को हल कर लेते हैं कि हमने a फाइंड करना है, तो कैसे इस फंक्शन में से a फाइंड करेंगे कि 2a प्लस 3b इक्वल टू c,
यहाँ पे चूँकि हमने 2a फाइंड करना है तो 3b को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये प्लस का था दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया, और यहाँ पर a के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो a फंक्शन हमारे पास आ गया c माइनस 3b ओवर 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें पहले 3b चाहिए और c माइनस 3b करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं कि ये सारा कैसे होगा। यहाँ पर b एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3b इक्वल टू 3, ये टोटल एज इट इज़ मैट्रिक्स लिख लेते हैं, 1 2 0 4 4 और 0। अब 3b इक्वल टू, ये इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 0 0, 3 4s are 12, 3 4s are 12 और 3 0 0, ये आ गया। स्टूडेंट अब हमने ये वाला जो था टारगेट ये मुकम्मल कर लिया। अब हम इसको करते हैं कि c माइनस जो है ये 3b करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते हैं c माइनस 3b। तो पहले c के एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 माइनस 1 2 0 माइनस 1 माइनस 1, माइनस का साइन, और फिर 3b, ये सारा मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 6 0 12 12 और 0। स्टूडेंट अब इसको जो है हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 2 माइनस 0 और 0 माइनस 12 और माइनस 1 माइनस 12 और माइनस 1 और माइनस 0। इसको हल कर लेते हैं। जैसे हम इसको हल करते हैं, ये 3 प्लस का और माइनस का 3, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0, माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस के 7, जो कि दोनों वैल्यू जो है ये माइनस की हैं, इस वजह से साइन माइनस का आएगा, 2 माइनस 12 और माइनस 1 और माइनस 12 माइनस 13, जो कि दोनों वैल्यू जो है माइनस की हैं, साइन माइनस का आएगा और ये माइनस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया 3c माइनस 3b। अब चूँकि रिक्वायरमेंट में a फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है, तो स्टूडेंट इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं और इस तरफ भी 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब ये 2 जो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी के साथ 2 जो है वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं, यानी कि इक्वल टू 0 ओवर 2 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 और 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 और जो है माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट इसको कैलकुलेटर से हम हल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इनका आंसर 0 के साथ कोई भी रकम डिवाइड हो तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे हम 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये माइनस 3.5 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये माइनस 6 आ जाएगा, और 13 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये 6.5 आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाई 2 जो है ये माइनस 0.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट द ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। यहाँ पे एक कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमने इनका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टूडेंट अब हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की जो है वैल्यूज पहले लिख लेते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन है कि a इक्वल टू, ये पहले इसके तमाम एलिमेंट्स से लिख लेते हैं, 3 2 6 और उसके बाद जो है 1 4
2 और 6 0 7 है। इसका हमने जो है ये ट्रांसपोज मालूम करना है। स्टूडेंट ट्रांसपोज के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हम ए के ऊपर एक छोटा सा टी लिख लेते हैं। ट्रांसपोज में स्टूडेंट बिल्कुल इजी काम होता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि जो रो होती हैं हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में। जैसे हमारे पास ये एक रो है 3 to 6, अब हम इसका कॉलम बना लेते हैं 3 to 6। दूसरी रो है हमारे पास 1 4 2, इसका भी कॉलम बना लेते हैं 1 4 2। इसी तरीके से तीसरी रो है 6 0 7, इसका कॉलम बना लेते हैं 6 0 7। ये इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स व्हाट इज़ ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज, यानी कि अगर हम ए ट्रांसपोज का दोबारा फिर से ट्रांसपोज लें तो वो किसके बराबर होता है। स्टूडेंट अगर क्वेश्चन नंबर 8 ए का ट्रांसपोज लें और उसका दोबारा फिर से ट्रांसपोज लें तो वो ए के बराबर होता है। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 हल किया हुआ था, हमने यहाँ पर इसका ए ट्रांसपोज लिया हुआ था। अब हम अगर इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेके चेक कर लेते हैं कि क्या ये ए के बराबर आता है। अगरचे ये क्वेश्चन ऐसे हल करना नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रूफ के तौर पर ये सॉल्व करने लगा हूँ। अब हम इस क्वेश्चन का आगे ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज। जैसे कि अभी हमने देखा ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में या कॉलम को चेंज कर देते हैं रो में। तो यहाँ पे हम फिर उसी प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट करते हैं। ये 3 1 6 हमारे पास क्या थी, एक रो थी, इसको कॉलम बना लेते हैं 3 1 6। इसी तरीके से दूसरी रो को भी कॉलम बना लेते हैं 2 0 4 और 0 2 7। स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमारे पास से यहाँ पर ये एज इट इज़ वही मैट्रिक्स बन गया, यानी कि ये ए के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी जो है वो ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड, यहाँ पर है फाइंड एक्स जी जी एक्स एंड एक्स वाई। यहाँ पर एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ दी गई हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक शर्त का पूरा होना ज़रूरी है, और वो ये है कि अगर नंबर ऑफ़ ए रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए कॉलम्स हैं तो हमारा जो है क्वेश्चन वो कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम पहला चेक करते हैं एक्स जी, तो एक्स जी लिखते हैं इक्वल टू, पहले एक्स के एलिमेंट 1 2 1 3, इसी तरीके से दरम्यान में कुछ नहीं लिखते और उसके बाद जी के एलिमेंट लिख लेते हैं 2 1 और 4। अब स्टूडेंट हमने देखना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल के लिए हम देखते हैं कि इसका जो है रो, इसमें एक एलिमेंट है, कॉलम में भी एक एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आइए अब इसको देखते हैं कि ये कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी। अब ये पहली रो है, पहली रो का पहला एलिमेंट है, तो ये पहले कॉलम के पहली रो के जो है कॉलम का जो पहला एलिमेंट है ये रो के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। देखते हैं कि कैसे होता है। इनके 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर स्पेस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। यानी कि ये जो 2 था कॉलम का पहला एलिमेंट, ये रो के तीनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसी तरीके से कॉलम का दूसरा एलिमेंट 1 था, तो ये रो के तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4। इसी तरीके से तीसरा कॉलम का एलिमेंट था 3, ये रो के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4।
अब इसको हल कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 1 2 ज़ार 2, 1 1 1, 1 4 4, 3 2 ज़ार 6, 3 1 3 और 3 4 12। तो ये स्टूडेंट इसकी जो थी मल्टीप्लिकेशन होगी x और z की। अब देखते हैं स्टूडेंट कि क्या ये z और x आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं z और x। तो पहले z के एलिमेंट लिख लेते हैं 2 1 4 ब्रैकेट, और फिर जो थे x के एलिमेंट लिख लेते हैं 2 1 3। अब ये रो है, रो में 3 एलिमेंट्स हैं, कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं। रो का पहले एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब स्टूडेंट जब हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके तमाम एलिमेंट्स के दरमियान जो है वो ऐड का साइन लगाएंगे प्लस। अब 2 जो था पहला रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस। इसी तरीके से रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इनको हल कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 ज़ार 1 प्लस 4 3 ज़ार 12। चूँकि ये तीनों वैल्यू ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। 12 और 1 13, 13 4 17। तो ये हमारे पास z x की मल्टीप्लिकेशन आ जाती है। अब देखते हैं कि क्या x और y की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। x y, तो पहले x के एलिमेंट लिख लेते हैं। फिर y के एलिमेंट लिख लेते हैं 3 1 0। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर रो में जो है अगर हम देखते हैं कि कॉलम में 3 एलिमेंट हैं जबकि रो में 1 एलिमेंट है, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है नॉट पॉसिबल आ जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जो इससे पहले क्वेश्चन नहीं किए वो सेम इसी क्वेश्चन की तरह और जो पहले क्वेश्चन समझाए हैं उन्हीं क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 14 ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। देखते हैं कि यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी फाइंड करना है और बी मल्टीप्लाई बाय ए फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल। पहले हम ए मल्टीप्लाई बाय बी करते हैं, ए बी। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 3 1 3 2 1 6। इसी तरीके से बी के एलिमेंट लिख लेते हैं 4 1 6 8 2 1 7 1 3 2 2 2। स्टूडेंट पहले इसका टेस्ट कर लेते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे रो के 3 एलिमेंट्स से हैं और यहाँ पर अगर हम कॉलम के एलिमेंट्स से देखते हैं तो कॉलम के भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है ये पॉसिबल है। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं स्टूडेंट ज़रा। अब ये पहली रो है, पहली रो के 3 एलिमेंट से हैं, तो इसी तरीके से ये कॉलम के भी 3 एलिमेंट से हैं। तो रो का हर एलिमेंट कॉलम के एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ब्रैकेट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि रो का जो दूसरा एलिमेंट था ये कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से जो रो का तीसरा एलिमेंट है ये कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब ये हुआ कि जो रो 1 थी ये पहले कॉलम से मुकम्मल तौर पर मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से रो 1 जो है वो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तीसरे से, चौथे से। तो इनको लिख लेते हैं। स्टूडेंट जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये सारी रो के जो तमाम एलिमेंट्स थे स्टेप बाय स्टेप पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे से, चौथे से ये लिख लिया। इसी तरीके से जो दूसरी रो ली इसके रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया, फिर जो है दूसरी रो को चौथे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लिया। अब स्टूडेंट इसको हम हल करते हैं। 4 3s are 12 प्लस 2 1s are 2 3 3s are 9 एज इट इज़। ये सभी को मल्टीप्लाई करके जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। स्टूडेंट हमने इनको सभी को ऐड करके लिख लिया और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखना ये कि क्या बी और ए आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें जो है बी और ए लिखा, अगर हम देखें तो बी को पहले लिखेंगे तो बी के जो एलिमेंट हैं वो हैं 4 रो के 4 1 6 8। अगर हम देखें स्टूडेंट यहाँ पे रो में हमारे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर इसके जो ए है मैट्रिक्स इसके पहले जो कॉलम है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर इसकी रो की जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो नॉट इक्वल टू कॉलम के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो लिहाजा इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट पॉसिबल आ जाती है।